सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। साथियों, हमारे रसायन विज्ञान के महासंग्राम के साथ साथ जो हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके लिए लेकर आ रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए, जैसा कि आपको पता है कोविड के कारण जो हमारा सिलेबस है वो 11th चैप्टर आपके सिलेबस में टोटल रह गए हैं, जिसमें से कुछ चैप्टर में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलने वाले हैं और उन्हीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की कड़ी में एक चैप्टर आपके पास है डी ब्लॉक व एफ ब्लॉक तत्व, जिसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पास आने हैं। तो बोर्ड का ब्लूप्रिंट मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं, अब मैं आपको इसी चैप्टर की सिर्फ चर्चा करूंगा। यदि आपने पहले वाला ब्लूप्रिंट एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से आप लोग ब्लूप्रिंट का एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारे रसायन विज्ञान के महासंग्राम की सीरीज चल रही है उसके भी वीडियो का लिंक आपको दिया गया है, तो वहाँ से आप वो लेक्चर भी देख सकते हैं, जिससे आपको इन बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ चुके हैं वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और हर साथी तक ये वीडियो पहुंचाए, ताकि हर स्टूडेंट जो है हमारी इस मुहिम से जुड़ सके और लाभान्वित हो सके। तो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों की अगली कड़ी में हम आज शुरू करने वाले हैं डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक तत्व। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक तत्व, जिसमें से मैं बता दूं आपको एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आना है 1 नंबर का और एक अति लघुतरात्मक प्रश्न आना है 1 नंबर का और 2 लघुतरात्मक प्रश्न आने 1.5 नंबर के यानी 1.5 नंबर के यानी 3 नंबर के। तो इस तरह से कुल 4 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं 5 नंबर के। तो आज हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की चर्चा इस वीडियो के अंदर कर रहे हैं, इस लेक्चर के अंदर कर रहे हैं। तो शेयर कर दीजिएगा इस लेक्चर को। हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास, निम्न में से संक्रमण धातु है। तो जो डी ब्लॉक तत्व है उनमें से जिंक, कैडमियम और मरकरी को संक्रमण धातु नहीं माना जाता। तो जिंक संक्रमण धातु नहीं है, कैडमियम संक्रमण धातु नहीं है, मरकरी भी संक्रमण धातु नहीं है। तो बच्चा निकिल बिल्कुल संक्रमण धातु है। डी ब्लॉक तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में भरा जाता है। तो डी ब्लॉक तत्व अगर आप देखें जैसे स्कैंडियम ही है, तो स्कैंडियम का आप विन्यास लिखते हैं तो आर्गन के 18, 4s के 2, 3d का 1। अब आप लोग देख लें, यहाँ आपने जो इलेक्ट्रॉन भरा है वो 3d में भरा है, जबकि कक्षा आपकी चल रही है 4s, चौथी कक्षा चल रही है। तो कक्षा चल रही है चौथी और डी यू जो है तीसरा, डी यू जो है तीसरा। तो अगर मैं चौथी कक्षा को n से लिखूँ तो 3 को मैं n-1 से लिखूँगा, यानी डी ब्लॉक तत्वों में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो n-1d उपकोष में भरा जाता है, n-1d में। प्रथम संक्रमण श्रेणी में सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था Mn दर्शाता है, क्योंकि जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट होती है वो Ns के इलेक्ट्रॉन प्लस n-1d के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। Ns इलेक्ट्रॉन प्लस n-1d के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो Mn के Ns में 2 इलेक्ट्रॉन है और n-1d में 5 अयुग्मित है, तो टोटल 7 हो जाएंगे। तो Mn जो है +7 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, जो कि मैक्सिमम है। निम्न में से कौन से वर्ग के डी ब्लॉक तत्व संक्रमण तत्व नहीं माने जाते। तो 12वें वर्ग के तत्व संक्रमण तत्व नहीं माने जाते, क्योंकि पहली 2 लाइनें एस ब्लॉक की हैं, ये एस ब्लॉक हो गया। अगली 10 लाइनें डी ब्लॉक की हैं, अगली 10 लाइनें डी ब्लॉक की हैं, तो ये वो 10 लाइनें होगी डी ब्लॉक की। तो अब आप लास्ट लाइन देखेंगे तो ये संक्रमण तत्व नहीं है। तो आप खुद देख सकते हैं, ये पहला वर्ग, ये दूसरा वर्ग, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और ये 12वां वर्ग। तो 12वें वर्ग के तत्व जो होते हैं वो संक्रमण तत्व नहीं माने जाते। आवर्त सारणी में डी ब्लॉक तत्वों की सही स्थिति है, तो आप सही स्थिति देख सकते हैं। डी ब्लॉक तत्व तीसरे वर्ग से शुरू हुए और 12वें वर्ग तक गए हैं। तो वर्ग 3 से वर्ग 12 तक, वर्ग 3 से वर्ग 12 तक स्थिति है। आयरन सेकंड का चुंबकीय आघूर्ण जो होता है म्यू बराबर √n+2 सूत्र होता है, जहाँ n होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो आप Fe देखेंगे तो Fe जो है वो 26 नंबर पे आता है, आर्गन के 18, 4s के 2 20 और 3d के 6 26। अब ये कह रहा है आयरन सेकंड यानी +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग गया, ये 4s 0 रह गया, 3d में बचे 6, 1 2 3 4 5 6।
अब बच्चे कितने 4, तो n का मान आप 4 रख दे तो क्या बनेगा √4, 4 + 2 यानी √24, √24 यानी लगभग 5, तो 4.9 आंसर आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रथम संक्रमण श्रेणी में कौन सा तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता? तो किसी भी श्रेणी का पहला और लास्ट तत्व जो होता है, पहला और अंतिम तत्व जो होता है वो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी में पहला तत्व स्कैंडियम है और लास्ट तत्व जिंक है। अब आप ऑप्शन देखेंगे तो इसमें से स्कैंडियम ऑप्शन आपको मिल रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्न से किस तत्व का गलनांक सर्वाधिक है? तो किसी तत्व का जो गलनांक होता है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करता है। जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं उसका गलनांक ज़्यादा होता है। तो इस आधार पर क्रोमियम का गलनांक ज़्यादा होगा, क्योंकि क्रोमियम का विन्यास 3d5 4s1 है। तो 5 अयुग्मित तो डी में पड़े हैं और 1 अयुग्मित एस में पड़ा है, तो क्रोमियम आंसर इसका आपका आने वाला है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से प्रबल ऑक्सीकारक है? तो प्रबल ऑक्सीकारक पहचानने के लिए आप धातु की ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लें, धातु पर आवेश देख लें, ऑक्सीकरण अवस्था उसकी ज्ञात कर लें। अगर ऑक्सीकरण अवस्था अधिक है यानी धनावेश ज़्यादा है, सिंपल सी बात करें तो प्रबल ऑक्सीकारक होगा। जितना ज़्यादा धनावेश होगा उतना ज़्यादा प्रबल ऑक्सीकारक होगा। तो अब धातु की ऑक्सीकरण अवस्था अगर हम निकाल लें तो यहाँ V पर आप देखेंगे +5 आएगा सोल्व करने के बाद, Mn पे +7 आएगा, Cr पे +6 आएगा, Ti पे +4 आएगा। तो सर्वाधिक जो प्रबल ऑक्सीकारक है वो MnO4- है। अगर क्रम में लगाना हो तो 1 नंबर पे MnO4, 2 नंबर पे Cr2O7, 3 नंबर पे VO2+ और 4 नंबर पे TiO2। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस तत्व की न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था +1 है? तो किसी भी तत्व डी ब्लॉक तत्व की जो न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो Ns इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है, न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था। तो जिसके Ns में 1 इलेक्ट्रॉन है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था +1 आएगी। तो Ns में 1 इलेक्ट्रॉन क्रोमियम और कॉपर में होता है, तो ये ऑप्शन आप देखेंगे तो आपको क्रोमियम मिल रहा है, तो क्रोमियम। अगला क्वेश्चन, पित्तल किन 2 धातुओं का मिश्रातु है? तो पित्तल याद रखने के लिए आप सिंपल सी ट्रिक याद रख लें, पिताजी ट्रिक जो है वो आप याद रख लें, पिताजी। पी से पित्तल, ता से तांबा और जी से जिंक, यानी पित्तल जो है वो तांबे और जिंक से बनता है, तांबा कॉपर जिंक Zn, Cu और Zn से बनता है। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस धातु का चुंबकीय आघूर्ण 0 होगा? तो चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र होता है μ = √n+2, जहाँ n क्या होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर किसी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो उसका चुंबकीय आघूर्ण 0 हो जाएगा, यानी सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होने चाहिए। तो आप देखेंगे Zn+2 के सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित है, 3d10 विन्यास है, तो Zn+2 का चुंबकीय आघूर्ण 0 होगा। अगला क्वेश्चन आपके पास आता है, संक्रमण धातुओं के संबंध में सही कथन। संक्रमण धातुओं के संबंध में सही कथन, ये प्रतिचुंबकीय होती है? नहीं, ज़्यादातर धातुएं अणुचुंबकीय होती है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके पास। ये रंगहीन होती है? बिल्कुल नहीं, ये रंगहीन होती है डी संक्रमण के कारण। ये जटिल यौगिक यानी संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखती है? बिल्कुल रखती हैं। जितने भी संकुल यौगिक हैं वो सब संक्रमण धातुओं से बने हैं। जैसे आप लोगों ने उपसर्ग जो पढ़ा होगा K4FeCN6, तो ये Fe पढ़ा है ना, NaAgCN की ट्वाइस, तो ये Ag पढ़ा है। ये सभी संक्रमण धातु हैं। CONH3 6Cl3, तो ये संक्रमण धातु है। तो संक्रमण धातु जो होती है जटिल यौगिक यानी संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आयन उच्चतम चुंबकीय व्यवहार दर्शाता है? तो जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। तो वैनेडियम आप देखोगे तो वैनेडियम 24 नंबर पे आता है, तो आर्गन के 18, 4s के 2 20 और 3d के 4 24, सॉरी 23 पे आता है, क्रोमियम 24 पे आता है, वैनेडियम जो है 23 पे आता है। तो आर्गन के 18, 4s के 2, 3d के 3, 23 हो गए। +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन त्याग गया, 2 ये वाले और 1 ये वाला, तो यहाँ 3d2 रह गया। तो इसके पास 2 अयुग्मित है। क्रोमियम देखेंगे तो क्रोमियम 24 पे आता है, आर्गन के 18, 4s के 1, 3d के 5
+3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन त्याग गया, 1 s से और 2 d से, तो इसके पास 3 अयुग्मित रह गए। Fe जो है वो 26 नंबर पे आता है, तो आर्गन के 18, 4s के 2 20 और 3d के 6 26, +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन त्याग गया, 2 s वाले 1 d वाला, तो d में 5 रह गए। सर्वाधिक अयुग्मित यही हो सकते हैं, d में 5 ही हो सकते हैं अधिकतम अयुग्मित, तो अधिकतम अयुग्मित इसी में 5, तो आपका आंसर जो है Fe +3 आएगा, 5 से ज़्यादा अयुग्मित हो नहीं सकते। अगला क्वेश्चन, लैंथेनाइड आकुंचन का उपयुक्त कारण है। इनकी आवर्त सारणी में अलग स्थिति है, ये कोई कारण नहीं है लैंथेनाइड आकुंचन का। बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश में कमी आती है, बिल्कुल नहीं, वृद्धि होती है। एफ उपकोष का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव है, बिल्कुल है, एफ उपकोष के बड़े आकार के कारण इसका परिरक्षण प्रभाव दुर्बल होता है, इसलिए लैंथेनाइड आकुंचन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मिश्र धातु में प्रयुक्त धातु है, तो मिश्र धातु जो होती है वो लैंथेनाइड तत्वों की मिश्र धातु होती है, इनमें जो प्रमुख धातु होती है वो लैंथेनाइड। अगला, क्रोमियम का सही विन्यास, तो क्रोमियम का जो विन्यास है 3d5 4s1 है, तो 3d5 4s1 वाला ऑप्शन आप लोग देख लें, 3d5 4s1, डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। संक्रमण तत्व अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं, क्यों? क्योंकि इनकी BCC, HCP, FCC क्रिस्टल संरचना होती है जिसमें रिक्त स्थान पाए जाते हैं जिन्हें अंतराकाशी स्थल कहते हैं। तो इनकी BCC, HCP और FCC क्रिस्टल संरचना में अंतराकाशी स्थल पाए जाते हैं जिसमें H, B, C, N आदि अधातु समा जाते हैं। तो अब देखिए आप क्या कहता है ऑप्शन में, इनका घनत्व उच्च होता है, बिल्कुल नहीं। क्रिस्टल संरचना बनाते हैं, बिल्कुल, ये क्रिस्टल संरचना बनाते हैं BCC, HCP, FCC जिसमें अंतराकाशी स्थल पाए जाते हैं, इसीलिए ये अंतराकाशी यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा लैंथेनाइड +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है? कौन सा लैंथेनाइड +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है? तो आपको मैं बता दूं, एक तो देखो जिनोन स्थायी है 54 नंबर वाला, तो जो 58 नंबर पे आएगा वो +4 दर्शाएगा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर 54 हो जाएगा, सही है। और या आप लोग 58 में 7 जोड़ लें, 58 में 7 जोड़ें तो कितना होगा 65, जो 65 नंबर पे आएगा वो +4 दर्शाएगा। कैसे देखो, जब वो +4 दर्शाएगा तो कितने रह गए, 61 रह गए, +4 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो कितने रह गए, 61 रह गए। 61 का मतलब जिनोन के 54 और 4f के साथ, तो 4f7 अर्धभरा स्थायी हो जाएगा। तो 58 और 65 नंबर वाला जो होता है वो आपको +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। अब कौन कौन से हैं देख लो, 58 नंबर पे सीरियम आता है, सीरियम ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद हम लोग लिखें 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 और 65 पे आता है TB, टर्बियम, तो ये आपके ऑप्शन में है, बिल्कुल TB आपके ऑप्शन में है। तो यहाँ TB आपका आंसर मिलने वाला है। 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 नंबर पे TB आया है, तो TB आपका आंसर है। क्यों? क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो 61 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे इसके पास, 61 रह जाएगा तो जिनोन के 54 और 4f के 7, 4f7 अर्धभरा स्थायी हो जाएगा। TB यानी टर्बियम और CE यानी सीरियम जो होते हैं वो +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन, DD संक्रमण के कारण संक्रमण धातुओं में जो मुख्य गुण होता है वो रंगीनता आ जाती है। इनके कारण DD संक्रमण के कारण संक्रमण धातुएं रंगीन होती हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है, रंगीनता, रंगीनता पाई जाती है DD संक्रमण के कारण संक्रमण धातुओं में। तो ये थे स्टूडेंट हमारे आज के D ब्लॉक F ब्लॉक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगली कड़ी में हम किसी नए चैप्टर के साथ मिलने वाले हैं, तो मैं 2-3 दिन आपके बीच, यानी कि आप मान के चले 4 तारीख को आपका फिजिक्स का एग्जाम स्टार्ट होता है, तो मैं लगभग 30 तारीख तक आपके बीच उपस्थित रहूँगा, 30 से 31 तारीख तक। उसके बाद 3-4 दिन आपने टोटली फिजिक्स को देने हैं, तो 30 तारीख तक मैं मैक्सिमम, 30 ही माने आप, 30 तक मैं मैक्सिमम करवाने का प्रयास करूंगा। और सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी स्टूडेंट लाइव आए हुए हैं वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थियों तक वीडियो जो है पहुंच सके। तो मिलते हैं स्टूडेंट अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।